बच्चों, आज हम पाठ 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 यह करने वाले हैं। यहाँ पर शुरू में ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम उनके उत्तर जो हैं वो जानेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बिलोंग कर रहा है। पिछले वर्ष यानी 9वीं कक्षा 9वीं से संबंध रखता है, या उससे पहले आपने जो भी अध्ययन किया हुआ है उससे ये संबंध रखता है। तो ज़रा सा हम थोड़ा याद करेंगे, यानी कि थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भोज्य पदार्थ और उनमें समाविष्ट पोषक तत्व शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो खाने का भोज्य पदार्थ यानी जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। आपको पता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो संस्थान है, पाचन संस्थान, वो उसे पचाने का कार्य करता है, और पचाने के दरमियान पोषक तत्वों की निर्मित होती है। और वो पोषक तत्व किसके द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हीं खाद्य पदार्थों के पचने के द्वारा पोषक तत्वों की निर्मित होती है। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं ये शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाए जाते हैं, और इन्हें अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। ठीक है, ये तो हो गया खाद्य पदार्थों द्वारा मिले हुए जो पोषक तत्व हैं उनका वहन हमारे शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचा। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं, यानी जब हम श्वसन करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के प्रवेश करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है या क्या लाभ होता है, ये भी हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है रक्त के द्वारा ही। और हर कोशिका तक जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है, और पोषक तत्व जो खाद्य पदार्थों के पाचन के बाद वो हर कोशिका तक पहुंचती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन्हीं पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है बच्चों, जब खाद्य पदार्थ में से जो निर्मित पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी से ही आप काम कर पाते हैं, ये आपको पता है। चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई दिमागी कार्य कर रहे हैं, सोचने समझने हर कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा जो है वो इस तरह से उत्पन्न होती है। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व रक्त द्वारा भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ श्वसन क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है ये भी रक्त द्वारा भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, और उसके बाद उन्हीं पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये होता है हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। संतुलित आहार का शरीर के लिए क्या महत्व है। हम संतुलित आहार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब हमें बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार खाना ज़रूरी क्यों है। हमेशा कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहता है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों, संतुलित आहार में जो कार्बोज होता है, प्रोटीन होता है, स्निग्ध पदार्थ होते हैं, और जितने भी मिनरल यानी खनिज उपस्थित होते हैं वो सब उचित अनुपात में होते हैं, यानी सही रेशियो में विद्यमान होते हैं। किसमें, संतुलित आहार में। ठीक है, और हर पोषक तत्व की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। हर पोषक तत्व अपने एक विशिष्ट प्रकार का काम करने के लिए उपयोगी होता है, यानी हर प्रकार का पोषक तत्व मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे आप केवल प्रोटीन पर जोर नहीं दे सकते, केवल हमें प्रोटीन ही नहीं खाना चाहिए, हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व लेने चाहिए। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या हुआ बच्चों, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में विद्यमान हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और
ये हमारे शरीर के लिए क्या महत्व रखते हैं? तो शरीर के लिए ये महत्व रखते हैं कि जब आप उचित अनुपात में ये सभी पोषक तत्व अपने शरीर में पहुंचाएंगे तो शरीर में ऊर्जा की निर्मित भी संतुलित रूप में होगी और पोषण भी सही स्वरूप में होगा। ठीक है, इसलिए संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब तीसरा प्रश्न है, स्नायु शरीर में कौन कौन से काम करते हैं? स्नायु को हम अंग्रेजी में मसल कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ। तो ये स्नायु हमारे शरीर में क्या क्या काम करती हैं? हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियाँ होती हैं ऐच्छिक, यानी जो हमारी इच्छानुसार काम करती हैं, और कुछ मांसपेशियाँ जो होती हैं वो होती है अनैच्छिक, यानी जो हमारी इच्छानुसार नहीं, वो अपने आप अब गतिविधियों का नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, कुछ आंतरिक अंग जो कभी कार्य करना बंद नहीं करते, जैसे कि हृदय होता है, जैसे कि हमारी किडनी यानी वृक्क होता है, ये सब इनमें जो मांसपेशियाँ मौजूद होती हैं वो सभी अनैच्छिक होती हैं। वो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती, वो निरंतर शरीर के हिसाब से कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं स्नायु, जो कि हमने दो प्रकार देखा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, पाचन संस्थान में पाचक रसों का क्या महत्व है? तो पाचक रस जो होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे ना प्रकीर्णव मौजूद होते हैं। अब ये प्रकीर्णव क्या काम करते हैं? प्रकीर्णव ना किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग बढ़ाने का काम करता है प्रकीर्णव। और ये प्रकीर्णव मौजूद कहाँ पर होते हैं? तो मौजूद होते हैं पाचक रस में। ठीक है, तो यानी कि पाचक रस का अपना महत्व है। और ये पाचक रस कब उत्पन्न होते हैं? जब भोजन का पाचन होता है, उस दौरान ही पाचक रस निर्मित होकर भोजन के पाचन में सहयोगी भी होते हैं और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो पाचक रस का केवल इतना महत्व है कि उसमें प्रकीर्णव होते हैं और जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में बनने वाले जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके लिए कौन सा संस्थान कार्यरत होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्सर्जन संस्थान। उत्सर्जन संस्थान ही वह संस्थान है जो अनुपयोगी पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल, जो हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है, अनुपयोगी पदार्थ होता है, उसे बाहर निकालने के लिए यही संस्थान कार्यरत होता है। छठा प्रश्न है, ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान कैसे काम करता है? यानी कि रक्ताभिसरण संस्थान किस तरह से ऊर्जा निर्मित में सहायक होता है? देखो बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पाचन संस्थान में उसका पाचन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की निर्मित होती है। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है और इसी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होती है, इसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त, यानी कि रक्ताभिसरण संस्थान जो है, यानी रक्त परिवहन संस्थान जो है, वो किस तरह से कार्य किया? यहाँ पर ग्लूकोज को हर कोशिका तक पहुँचाने का कार्य किया। इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान जो भी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसे भी प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का काम यही संस्थान यानी रक्ताभिसरण संस्थान ही करता है। जब ये दोनों चीज़ें यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कोशिकाओं तक पहुंचता है तो हर कोशिका में ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा की निर्मित होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा निर्मित में जो रक्त है वो काफ़ी सहयोगी साबित होता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं? यानी मनुष्य के शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं उनका कंट्रोल किस तरह से होता है? ये हमने गत वर्ष 9वीं में पढ़ा है।
आपको ध्यान होगा तंत्रिका संस्थान, अंतःस्रावी संस्थान, इन सभी संस्थानों के बारे में हमने गत वर्ष पढ़ा था। उनमें समन्वय होता है। ये जो सभी संस्थान होते हैं ये आपस में समन्वय स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, जिसके कारण शरीर के विभिन्न गतिविधि जो होती है उनको कंट्रोल करती हैं ये सारे संस्थान। ठीक है, तो इस तरह से ये इसी समन्वय के द्वारा ही शरीर की सभी गतिविधि नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये हमने 7 प्रश्नों के उत्तर अभी देखे हैं और इसके बाद आगे का पार्ट में कुछ देर में आपको भेजती हूँ।